Each and every citizen of India is soldier of India. कैप्टन साहब ने मुझे पूछा कि पुलवामा के बाद सर अब क्या होगा, तो मेरा एक लफ्ज था, मैंने कहा वी विल गेट द बास्टर्ड्स। खाने की किल्लत होने लगती है युद्ध के दौरान, तो वो कैसा अनुभव होता है? जो कुछ आप अपनी पीठ पे लाद के ले जा सकते हो उतना ही ले जा सकते हो। गांव में गए, इशारे से बताया तो उन्होंने चावल और थोड़ी सी दाल हमको दे दिया। जब मैं उनको पैसे निकाल के दिए तो उन्होंने पैसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। हम अगर फेल हो जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं और वापस से उठना नहीं जानते। टूटना बुरी बात नहीं, टूटकर गिरना भी बुरी बात नहीं। टूटकर जुड़ना हिम्मत है और जुड़कर उड़ना हिम्मत है। इतिहास में 7 बार ऐसे मौके आए कि 200 फैटल कैजुअलिटी हुई, लेकिन 7 बार अगले दिन पलट के हमला किया और जीत हासिल की। आपके ही सैनिक ने आपको आतंकवादी समझ लिया था। ये बात 1999 की है, कश्मीर की। वो जमाना था फिदाइन का। फिदाइन हमले होते थे तो करीब रात के 11 बजे पोस्ट के ऊपर फायरिंग स्टार्ट हुआ। फायर का जवाब फायर से दिया गया। मैंने भी अपना AK उठाया और भाग के मैं वहाँ पहुँचने की जल्दी में था, तो मैंने एकदम अपनी खुद की तरफ देखा कि मैं तो सिविल ड्रेस में हूँ। मेरे को सुबेदार साहब कहते साहब ये अपना जो कुक है ये कह रहा है कि टेररिस्ट आया था। कहता साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो 6.25 फुट का, ये दाढ़ी, ये पठानी सूट। कहता मेरी तो राइफल नहीं कोप है, नहीं तो मैंने तो मार लिया होता। सेंसोडेंट के प्रेजेंट्स ललन टॉप अड्डा, को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट, आईटेल, सेंटर फॉर साइट, हायर, टूरिज्म पार्टनर, मध्य प्रदेश टूरिज्म, सेलिब्रेशन पार्टनर, मॉर्फेयस, डेयर टू ड्रीम, SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों, जिन्हें KGS ढिल्लों के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और एक और नाम है, वो नाम है टाइनी ढिल्लों। आप सोच रहे होंगे कि 6 फीट 3 इंच के शख्सियत का नाम टाइनी ढिल्लों कैसे है। वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं, और हमने सोचा कि क्यों ना इस सेशन को थोड़ा सा 1 to 1 रखा जाए। मतलब आप लोग सीधे अपने सवाल कीजिएगा और सर सीधे जवाब देंगे, मेरी ज़रूरत होनी नहीं चाहिए बीच में। सर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। कितने लोग सर को जानते हैं और कितने लोग लल्लन टॉप के गेस्ट इन द न्यूज रूम के बाद से जानने लगे? एक बार जोरदार तालियां अपने लिए भी बजा दीजिए। तो ढिल्लों सर को जो सम्मान मिले हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इनकी 8 पोस्टिंग हुई हैं। जो टेररिस्ट काउंटर पोस्टिंग होती हैं वो 8 पोस्टिंग हुई है। उनमें से 6 पोस्टिंग कश्मीर में, 1 जम्मू में और 1 मणिपुर में पोस्टिंग हुई है। पुलवामा याद है सबको? उसके बाद का बालाकोट भी याद होगा। बिल्कुल, तो आप लोग सब अच्छी तरीके से सर को जानते हैं। और सर मैं बस मंच थोड़ी देर में छोड़ दूंगा और आप 1 to 1 सीधे लोगों के साथ करेंगे। सर को सबसे पहले परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। और अब 1 on 1 रहेगा। मैं सर को ये स्टेज सौंप रहा हूं। धन्यवाद विकास, थैंक यू। So how is the Josh? Thank you. And mic testing. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Jai Hind, thank you. Okay, शुरू करने से पहले, क्योंकि परिचय दे दिया गया है, कुछ लोग जो शायद नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा और संक्षेप में उसका विस्तार कर देता हूँ। मेरा नाम जैसे बता दिया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों। मैं इंडियन आर्मी से 40 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुआ 2022 में। कश्मीर में ज़्यादा नौकरी है। जब 1989 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया तब मैं वहाँ पे कैप्टन के तौर पे तैनात था। जब पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ और आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, उस टाइम पे मैं वहाँ पे कोर कमांडर था।
और कोर कमांडर का जो कार्य होता है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से सटी होती है, कश्मीर वैली की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसका पूरे ऑपरेशंस, लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे जाके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर सारे ऑपरेशन, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और घाटी के अंदर जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है उसमें जो मिलिट्री कंपोनेंट है उस पूरे का इंचार्ज 15 कोर कमांडर या चिनार कोर कमांडर होता है। तो ये मैं 2019-20 में चिनार कोर कमांडर था। और मैं भी एक साधारण परिवार से आता हूँ, एक साधारण स्कूल में पढ़ा हूँ, एक गांव से आता हूँ। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद इस मुकाम पे पहुँचना मुश्किल है। मैं आपको अपनी उदाहरण दे के बता सकता हूँ, सवाल जवाब में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल सिर्फ एक चीज़ है, निश्चय करना। अगर आपने निश्चय कर लिया है तो फिर मुश्किल नहीं है। मेरे से बहुत से बच्चे इंस्टा के ऊपर, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर डीएम करते हैं, ईमेल भेजते हैं। सबका यही एक सवाल होता है कि सर कैन आई डू इट। मेरा जवाब यही होता है कि आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। काम तो होना है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई प्राइवेट नौकरी है, कोई भी ओहदा है, उसको फिलअप होना ही होना है। ना अगर आप में क्षमता है तो आप जाएंगे, किसी और में है तो कोई और जाएगा। तो निश्चय कर अपनी जीत करो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आर्मी में प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर होते हैं। जिन प्रिंसिपल्स पे लड़ाई लड़ी जाती है उनमें सबसे पहला प्रिंसिपल है सिलेक्शन ऑफ एम, मेंटेनेंस ऑफ एम। अपना जो गोल है, जो एम है, जो निश्चय है, वो आप एक बार निश्चित कीजिए और फिर उसको हासिल करने की हर एक कोशिश कीजिए। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लीडर्स शायद जन्म लेते हैं एक लीडर परिवार में जहाँ लीडर्स को ट्रेन किया जाता है। मैं कहता हूँ किसी भी फील्ड में, जब मैं बात लीडरशिप की कर रहा हूँ तो मिलिट्री जो है ना, मिलिट्री लीडरशिप, उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। जब जंग होती है तो मिलिट्री नहीं लड़ती है, देश लड़ते हैं। जंग में देश लड़ते हैं, मिलिट्री सिर्फ बॉर्डर पे लड़ती है। पीछे उस मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री, द सिटीजन्स, ये सब लोग उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए वो भी जंग में शामिल रहते हैं। एंड ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज सोल्जर ऑफ इंडिया। लीडर, जैसे मैं बोल रहा था, ना तो लीडर पैदा होते हैं, ना लीडर ट्रेन किए जाते हैं। लीडर उभरते हैं। लीडर्स इमर्ज फ्रॉम सिचुएशंस। लीडर उभरते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हालात होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। बहुत बार आपने देखा होगा सड़क के ऊपर एक 20-22 साल के नौजवान का मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है। वो सड़क के ऊपर गिरा है, खून बह रहा है। कम से कम 100 लोग उसके पास इकट्ठे हो गए। वो 100 लोग अलग अलग उम्र के हैं, 18 साल, 15 साल से लेकर 80 साल तक। अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं। कोई कम अमीर है, कोई ज़्यादा अमीर है। अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग शायद स्टेट से या प्रांत से आते होंगे, अलग अलग कम्युनिटी के होंगे। वो सब उस बच्चे को देख रहे हैं जिसका खून बह रहा है। एक लड़की, 18 साल की लड़की, उस झुंड में से निकलती है, उस ग्रुप में से निकलती है, उस भीड़ में से निकलती है, आगे बढ़ती है, उस लड़के को उठाती है, ऑटो में डालती है और हॉस्पिटल ले जाती है। वो लड़की लीडर बन के उभरी है उस परिस्थिति से। नहीं तो उस झुंड में पीएचडी भी रहे होंगे, अरबोंपति खरबोंपति भी रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े 30 मार खां रहे होंगे, लेकिन उस बच्ची ने जो किया, शी हैज़ इमर्ज्ड एज अ लीडर। अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है। आप उस अपॉर्चुनिटी का क्या करते हो? उस जो आपके पास में एक स्थिति आई है, जो परिस्थिति आई है, जहाँ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उस पर डिपेंड करता है कि आप बनोगे या आप तुम रह जाओगे। तो ये चीज़ है जो समझनी है। और फौज के बारे में बहुत अच्छे विचार हैं पूरे देशवासियों के, बहुत अच्छी भावना है। लेकिन जो मैं फौजी हूँ, 40 साल की नौकरी, 4 साल की ट्रेनिंग, 44 इयर्स जो यूनिफॉर्म पहनी है, तो एक
बच्ची ने मुझसे सवाल पूछा था, मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने मेरे से सवाल पूछा, लड़की ने, कहती सर आर्मी एज अ जॉब उसमें चैलेंजेस क्या हैं? तो मेरा आंसर था आर्मी जॉब नहीं है, आर्मी मोहब्बत है। आर्मी जॉब नहीं है, आर्मी मोहब्बत है, और मोहब्बत में चैलेंज नहीं होते, मोहब्बत में अफसाने होते हैं। और आज वही अफसाने मैं यहाँ बैठ के आपसे शेयर करूंगा। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नोस्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। तो इसलिए जो भी काम करो इतनी शिद्दत से करो, इतनी प्यार से करो। जब आपको मोहब्बत होती है ना, तो कोई कहता है रात को 2 बजे बात करेंगे, तो आप 1:45 का अलार्म लगा के सोते हो। पहली बात तो नींद ही नहीं आती। इसी तरह से अगर आप अपने काम से मोहब्बत करोगे, तो जब तक आपका एम निश्चय कर अपनी जीत करूं, जब तक वो एम अचीव नहीं हो जाएगा, आपको भी नींद नहीं आएगी। और फेलियर्स, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर मैं इस जगह पे फेल हो गया, मैं वहाँ पे फेल हो गया, मैं वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। फेलियर सबकी ज़िंदगी में आते हैं। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अगर आप स्टेज चढ़ते वक्त पहली सीढ़ी पे टकरा जाओगे, तो फिर जब आप स्टेज के ऊपर आ जाओगे तो बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन करोगे, बैलेंस करोगे। और जितनी जल्दी फेल हो जाओ उतना अच्छा। मैं 7वीं क्लास में फेल हुआ था, फिर 10वीं में दोबारा से किसी एग्ज़ाम में फेल हुआ, फिर यहाँ पर, फिर वहाँ पर, करते करते जब मैं 40 साल का हुआ, जब 25 साल का हुआ, या फिर जब 55 साल का, जब कश्मीर में पुलवामा का हमला हुआ, तो मुझे बताया गया कि सर ऐसे ऐसे हो गया है। तो मेरा इतना तजर्बा था कि मैंने उस वक्त ये बोला था। एक कैप्टन साहब ने मुझे पूछा जो पुलवामा के बाद, सर अब क्या होगा? तो मेरा एक लफ्ज़ था, पार्डन माय लैंग्वेज, मैंने कहा वी विल गेट द बास्टर्ड्स। और 100 घंटे के अंदर अंदर हमने जिन्होंने पुलवामा को अंजाम दिया था उनको ख़त्म कर दिया। सो फेलियर से नहीं घबराना है। फेलियर के बाद कैसे हिट बैक करना है, वो आप में जज्बा होना चाहिए, वो जिगरा होना चाहिए। मेरी पलटन, जिसमें मैं कमीशन हुआ इंडियन आर्मी की 4 राजरिफ, 4थी बटालियन राजपूताना राइफल्स, इतिहास में 200 साल से ज़्यादा बड़ा इतिहास है। इतिहास में 7 बार ऐसे मौके आए कि 200 फैटल कैजुअलिटी हुई। 700-800 बंदे होते हैं लड़ाई में। ऐसे ऑपरेशन हुए कि 200 कैजुअलिटी 7 बार हुई है इतिहास में, लेकिन 7 बार अगले दिन पलट के हमला किया और जीत हासिल की। इसलिए टूटना बुरी बात नहीं, टूटना बुरी बात नहीं, टूटकर गिरना भी बुरी बात नहीं। टूटकर जुड़ना हिम्मत है और जुड़कर उड़ना हिम्मत है। सो विद दिस, यहाँ पे मैं अभी रुकता हूँ क्योंकि सवाल जवाब में बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। हाँ, 2 मुद्दों पे मैं बात नहीं करता, पॉलिटिक्स और रिलीजन। ठीक है, बाकी आप कुछ भी पूछिए। सवाल जवाब से पहले सर, सबसे पहला सवाल तो मैं ही करता हूँ। सर, जब मैं आपकी ये किताब पढ़ रहा था, जिसका यहाँ पर कटआउट भी लगा है, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, उसमें एक किस्से का जिक्र है। मैं चाहता हूँ वो सब लोग जाने। सर, ऐसा क्या हुआ था कि आपके ही सैनिक ने आपको आतंकवादी समझ लिया था और आपके ऊपर ही बंदूक तान दी थी? थैंक यू। देखिए, ये एक और अपने आप में एक लेसन है। जो भी दस्तूर होते हैं, चाहे वो दस्तूर परिवार का हो, चाहे वो दस्तूर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में काम कर रहे हो उसका हो, चाहे वो दस्तूर मिलिट्री का हो, जो दस्तूर है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दस्तूर फॉलो नहीं करोगे, जहाँ लेट डाउन प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करोगे, जहाँ लेट डाउन इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करोगे, तो नुकसान हो सकता है। ये बात 1999 की है, कश्मीर की। मैं तब मेजर था।
तो मैं ऑपरेशन के लिए किसी दूसरे इलाके में गया और वहाँ से जो वहाँ पे हमारी टुकड़ी की एक पोस्ट थी वहाँ पे चला गया और रात वहाँ पे रुका, क्योंकि ज़्यादातर जवान उस टुकड़ी के मेरे को पहचानते नहीं थे। मेरी कंपनी दूसरी थी, उनकी कंपनी दूसरी थी, और राष्ट्रीय राइफल में जवान आते जाते रहते हैं। तो वहाँ पे मेरे को जो लोकल उस पोस्ट के या उस कंपनी के जवान थे वो ज़्यादा पहचानते नहीं थे। खैर रात को सो गए, चेंज किया। मैं नाइट सूट, पठानी सूट जो होता है, सलवार कमीज़ वो पहनी थी, ऊपर एक वो अफ़गानी टोपी होती है ऊन की जो ऊपर से थोड़ा चौड़ी रहती है। तो ठंड का इलाका है तो ऊपर से वो कैप पहन लिया और सलवार कमीज पहन के सो गया। वो ज़माना था फ़िदाइन का। फ़िदाइन हमले होते थे, टेररिस्ट अपने आप को पूरा हथियार से या एम्यूनिशन एक्सप्लोजिव से लैस करके पोस्ट के अंदर घुस जाते थे और अंदर आके जितना भी फौज का नुकसान कर सकते थे करते थे, और आखिर में तो मरना ही था। तो करीब रात के 11 बजे पोस्ट के ऊपर फायरिंग स्टार्ट हुआ। फायर का जवाब फायर से दिया गया। मैंने भी अपना AK उठाया और भाग के बाहर निकला, क्योंकि जहाँ पे बैठ के मुझे कंट्रोल करना था या मुझे फायर करना था, मैं वहाँ पहुँचने की जल्दी में था। अचानक जब मैं कुक हाउस के पास से, हम लंगर बोलते हैं, यहाँ पे खाना बनता है और खाना सर्व होता है, अचानक जब मैं लंगर के पास से निकला तो मुझे आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई राइफल को चार्ज कर रहा है या कॉक कर रहा है। वो कट 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 की आवाज़ सुनी तो मैंने एकदम अपनी खुद की तरफ देखा कि मैं तो सिविल ड्रेस में हूँ, कहीं ऐसे तो नहीं मेरे को पहचान नहीं रहे। तो एनीवे मैं वापस अपने कमरे में आया, उसके ऊपर से पैंट पहना, जैकेट पहना और गया बाहर। जो भी फायर हुआ ख़त्म हुआ। उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो टेररिस्ट अंदर तो नहीं घुस गया। तो सब चेक कर रहे थे और सभी रिपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं सर मेरे बैरक में नहीं है, मेरे एरिया में कोई नहीं है, सब क्लियर है, सब क्लियर है। तो मैं सबसे रिपोर्ट लेके जब मैं वापस आ रहा था, अचानक लंगर के पास थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना 5-7 बंदे खड़े हुए थे, थोड़ा शमोजल था। तो मैं जब वहाँ गया तो मेरे को सुबेदार साहब कहते साहब ये अपना जो कुक है ये कह रहा है कि टेररिस्ट आया अंदर। तो मैंने उससे पूछा क्या, कहता साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो 6.25 फुट का, ये दाढ़ी, ये पठानी सूट। कहता मेरी तो राइफल नहीं, कोक है नहीं, तो मैंने तो मार लिया होता। तो ठीक है आज हंस सकते हैं, लेकिन ये जो बात है इसका दस्तूर के ऊपर बहुत निर्भर करता है, क्योंकि मैंने दस्तूर तोड़ा था। मैं अपने कमरे से निकलने से पहले जो ड्रेस थी या जो यूनिफॉर्म थी जिससे मेरी पहचान थी, मैं वो पहन कर नहीं निकला। जबकि मैं हमेशा सबको कहता था कि जब भी आना है बैरक से बाहर अपना यूनिफॉर्म पहन के आना है, बुलेट प्रूफ पहन के आना है। लेकिन खुद ने उस दिन वो दस्तूर तोड़ा, उससे नुकसान हो सकता था। चलिए तो ऐसे ऐसे बहुत किस्से हैं। अभी आपसे सवाल जवाब। जय हिंद श्रीमान, कैडेट कीर्ति वैद सर। सर मैं आकाशवाणी में काम करती हूँ, तो मैंने सुना है कि आकाशवाणी भी युद्ध क्षेत्र में रहता है। तो वहाँ पर मैंने ये सुना है कि पुलवामा में जो फौजी है उनकी जो मदद आम जनता भी बहुत करती है, वो किस तरह से करती है? और एक समय वहाँ पर ऐसा भी आया था कि खाने की किल्लत होने लगती है युद्ध के दौरान, तो वो कैसा अनुभव होता है और क्या उस समय हुआ था? मैंने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्लिप्स वहाँ पर सुनी है, लेकिन एक पूरी कहानी नहीं पता है, जो आप ही बता सकते हैं। अगर मेरे को सही से समझ आया है कि जब फौजी लाइफ है वहाँ पे कभी कभी खाने की कमी होती है, जी यही सवाल है ना? जी सर, मैंने कुछ लोगों से वहाँ पे बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि बहुत बार जो आम जनता है वहाँ पे खाना बना के ऊपर पहाड़ों पे पहुँचाती है अगर फौजियों को नहीं मिल पाता। ओके, थैंक यू। तो देखिए ऐसे है, जब ऑपरेशन के लिए जाते हैं, मैं मणिपुर में जब पोस्टेड था तो 2 बार ऐसे ऑपरेशन के लिए गया था जहाँ पे 14 दिन के लिए आपने बाहर रहना है जंगलों में, और जो कुछ आप अपनी पीठ पे लाद के ले जा सकते हो उतना ही ले जा सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बुलेट प्रूफ का वज़न उठाएं, एम्यूनिशन का वज़न उठाएं, और जो राइफ़ल है उसका वज़न उठाएं, और पानी तो मिल जाता है चश्मे वगैरह में, और खाना जो है कम से कम कैरी किया जाता है। और खाने में उस ऑपरेशन में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आटा और अचार कैरी किया गया था कि आटे से चपाती बना लो, अचार से लगा के खा लो, और 14 दिन के बाद जब वापस आएंगे तब देखा जाएगा। तो ऐसे कई बार ऐसे होता है कि खाने की कमी पड़ जाए जहाँ ऑपरेशन के दौरान खाना ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए आजकल नए आए हैं मील्स रेडी टू ईट, MRI बोलते हैं, MRE,
वो सिविल में मिलते हैं, वो जिसको पानी में उबालो तो तैयार हो जाता है। लेकिन हो सकता है किसी इलाके में किसी जगह पे ऐसा, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मणिपुर की बात है, ऑपरेशन में गए, ऐसे रात को 11 बजे फ़ोन आया कि सर फलाने गांव में 40 अंडरग्राउंड्स हैं या इंसर्जेंट्स हैं, उस एरिया में इंसर्जेंट्स अंडरग्राउंड बोलते हैं। तो एकदम से जल्दी उठे, अपना आटा वाटा लिया, थोड़ी बहुत जो सब्जी थी वो ली, क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्लानिंग हो नहीं पाई। तो हम लोग वहाँ से निकले, आटा था हमारे पास, कुछ सब्जी थी, प्याज थे, चीनी थी, ऐसे करके। और जब जाके कांटेक्ट हुआ उनसे, मैंने कहा था कि 10 बंदों का गांव जो था चोटी के ऊपर था, तो मैंने बोला मैं 10 बंदों की टीम लेके जल्दी भाग के वहाँ जाके हिट करूँगा, फिर वो टेररिस्ट नीचे भागेंगे, और नीचे मेरे कम से कम 20 टीम लगा रखी थी कि वो जब नीचे आएंगे तो वो उनको हिट करेंगे या उनके सामने एम्बुश में आ जाएंगे। तो मेरी 10 बंदों की टीम जब वो चोटी के ऊपर पहुंची, सुबह फायर स्टार्ट हुआ, फायर फाइट हुई, और वो जो इंसर्जेंट थे वो नीचे भागने की बजाय वो रिज के साथ साथ म्यांमार या बर्मा की तरफ भागने लगे, और हम उनका पीछा करने लगे। अभी क्या होता है कि ये जो ड्राई राशन कैरी कर रहे थे, तो ये ड्राई राशन, पानी जरूरी है इसको बनाने के लिए, लेकिन रिज के ऊपर पानी मिल नहीं रहा था। 3 दिन तक उनके पीछे चलते रहे, 3 या 4 बार इनकाउंटर हुआ, वो फिर भागते, फिर 5 उनमें से हमने मारे भी। और आखिर में तीसरे दिन जब ऐसी जगह पहुंच गए कि अभी कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हो गया है, रेडियो कम्युनिकेशन भी ख़त्म हो रहा है, तो हमें वहाँ पे 4-5 सिविलियन मिले जो लकड़ी लेके जा रहे थे। तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लोकल लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो लकड़ी के चोर थे एक्चुअल में जंगल में, और लकड़ी चोरी करके डर रहे थे। वो हमसे डर रहे थे क्योंकि हम फौजी थे, यूनिफॉर्म में थे, राइफल थी। तो फिर हमने उनको थोड़ा इशारा किया कि गांव में कहीं खाने वाने का बंदोबस्त हो जाए। तो एनीवे वो हमको एक गांव में लेके गए। गांव में गए, इशारे से बताया, तो उन्होंने चावल और थोड़ी सी दाल हमको दे दिया। और उसके बाद में मैंने उनको बोला कि कितना पैसा, जब मैं उनको पैसे निकाल के दिए तो उन्होंने पैसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ये चीज़ इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहुत कॉमन है कि सिविलियन फौजी से पैसे नहीं लेते हैं और बहुत अच्छे से उनको लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं। लेकिन उन इलाकों में क्योंकि खुद इतनी गरीबी है तो ये बहुत कम होता है। तो मैं पैसे देने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो पैसे ले नहीं रहे, और थोड़ी देर के बाद में पता लगा कि वो हमारी इंडियन करेंसी को पहचानते नहीं है। हम लोग ऑलरेडी बर्मा के अंदर थे। तो फिर एक जवान की घड़ी उतार के दी और वापस आके उस जवान को नई घड़ी खरीद के दी। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आम करके फौज जब चलती है तो अपना राशन पानी सब साथ लेके चलती है और थोड़ा रिजर्व में भी लेके चलती है। ठीक है, रवि सुमन। आगे देखो एमपी में खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली। मोहलिया रे। नमस्कार सर। सबसे पहले आपके जज्बे को मेरा सलाम। मेरा नाम नीतिका है, मैं IIMC से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी काम को करने जाते हैं और पहले ही उसमें अगर हम फेल हो जाते हैं, आगे हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन हम अगर फेल हो जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं और वापस से उठना नहीं चाहते। पर्सनल एक्सपीरियंस की मतलब बहुत अंदर से बहुत गिल्ट फील होता है। वापस से उस चीज़ पर कैसे मुकर के खड़े हुए और कैसे हासिल करें, इस पर मुझे जानना है। ओके, मैं इसका आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ये तो बात पक्की है कि मैं ज़िंदगी में कामयाब हुआ हूँ। ठीक है, सो देखिए, जो मेडल मिलता है वो सब देखते हैं, जो ग्राउंड में पसीना बहता है वो कोई नहीं देखता। ठीक है, तो मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं 3 साल में, अभी फिर आप सोचना कि अगर ये बच्चा कामयाब हो सकता है तो फिर हर कोई हो सकता है। मैं 3 साल का था जब मेरे मदर की डेथ हुई। मैं अपने नानी जी के पास में पंजाब आ गया। बहुत नॉर्मल से हालात में रह रहे थे, नॉर्मल से स्कूल में पढ़ रहे थे। 7वीं में जैसे मैंने बोला फेल हुआ, 10th के एग्ज़ाम में भी फेल हुआ, लेकिन फिर दोबारा से प्रैक्टिस करके पास हुए। NDA के लिए अपीयर किया बिना अपने माता पिता को बताए। NDA पास किया, इंटरव्यू पास किया, मेडिकल पास किया, मेरिट में आए। जब मेरिट में आ गए तब पिताजी को बताया, और तब पिताजी कहते नहीं जाएगा, बहुत खतरा है, ये है वो है। तो फिर मैं अपने नानी जी को लेके गया, क्योंकि मैं अपने नानी जी के पास पढ़ा था। नानी जी ने पिताजी को बोला नहीं, एक बार भेजो, कोई ये नहीं बोल दे कि नानी के पास बच्चा पढ़ा था और ज़िंदगी में कुछ नहीं बना। तो नानी जी ने, पिताजी कहते नहीं। तो आखिर में सेटलमेंट ये हुआ
कि चलो एक बार भेज दो, फिर 2-3 महीने के बाद में पैसे दे के वापस मंगवा लेना। 10-15 हज़ार रुपये पेमेंट होती थी। उस कॉम्प्रोमाइज़ के अंडर मैंने एनडीए ज्वाइन किया और अगले 3 साल तक पिताजी से बात भी नहीं की, क्योंकि मेरे को वापस नहीं आना था। और उसके बाद में जैसे जैसे चलता रहा, फिर जो पहली बार जब पिताजी मेरे पास 10 साल की सर्विस हो चुकी थी, भूटान में आए, तो वहाँ पे जब उन्होंने आके देखा कि क्या हालात है, कैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, कैसे लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, फिर 4 साल की ट्रेनिंग, 10 साल, वो 14 साल के बाद पिताजी ने बोला तूने सही निर्णय लिया। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. सर एक सवाल और है, आपकी लाइफ का डेयर टू ड्रीम मोमेंट कौन सा था, उसके बारे में अगर आप हमें बताएं। देखिए, डेयर टू ड्रीम मोमेंट्स जो है, इट्स अ फ्रेज, फौजी सपने नहीं देखता, फौजी हकीकत में जीता है। फौजी सपने इसलिए नहीं देखता क्योंकि अगर मैं सपना देख रहा हूँ तो मेरे साथी की जान जा सकती है, और अगर मेरा साथी हकीकत का सामना नहीं कर रहा तो मेरी जान जा सकती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में महीने के आखिर में या क्वार्टर के आखिर में आपकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आती है, इतने लाख का नुकसान, इतने लाख का फ़ायदा। फौजी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हर सेकंड में आती है। अभी मेरा साथी जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, हम प्रॉफिट में हैं। अगले क्षण मैं या मेरे साथी को गोली लगती है, हम लॉस में हैं। तो हमारा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ महीने के आखिर में नहीं, हमारा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हर मूवमेंट पे रहता है, हमारा एम्प्लॉय ऑफ द मूवमेंट होता है। लेकिन यस, मैं अभी दूसरी जो किताब लिख रहा हूँ उसमें मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, हम लोग अपने गोल क्यों अचीव नहीं कर पाते? क्योंकि हम एम या गोल नहीं सोचते, हम सपने सोचते हैं। सपने पूरे होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर नहीं है, जबकि जो आपका गोल है या जो आपका एम है उसे पूरा करने की जिम्मेवारी आपके खुद के ऊपर है। सो नेवर ड्रीम, सेट एम्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस मोटिवेशन के लिए। और मैं विकास जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर को गमछा देकर, गमछा उड़ाकर उनका अभी तो शुरू ही हुए थे सवाल जवाब। चलो एक तो पक्का लूंगा, ये तो आई एक्सरसाइज भाई। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल, आखिरी सवाल। सत श्री अकाल सर। सर मेरा नाम प्रियांशु चौधरी है सर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि हम जो लेफ्टिनेंट बनते हैं और ये बनते हैं सर, हम एनडीए की परीक्षा पास करके बनते हैं। उसके बाद सर हर स्टूडेंट का यही एम होता है कि साइंस से मैथ के से सर एनडीए देना है। उसके बाद सर जो एसएसबी राउंड होता है सर, उसके लिए सर बहुत सारी उम्मीद है कि हमें कोचिंग लेनी होगी, हमें ये करना होगा। सर उस एसएसबी राउंड के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हम लोगों को कि आर्मी क्या मांगती है सर एक लेफ्टिनेंट? थैंक यू प्रियांशु। एंड सबसे पहले जय हिंद। जय हिंद सर। सो देखिए ऐसे है, मैं जब 17 साल की उम्र थी शायद जब मैं एनडीए में गया, अभी भी एज शायद उतनी है आसपास। अभी एक 17 साल का बच्चा आपके पास आ रहा है, आप उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो रहा है या नहीं फिट हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे बच्चे जो हैं और लड़कियां भी आजकल जो अभी एनडीए लड़कियों के लिए भी ओपन है, हम लोग एक कैप्टन साहब को देखते हैं, उसके शाइनिंग स्टार्स को देखते हैं, उसकी बढ़िया हेयर कट को देखते हैं, उसकी चिजल बॉडी एकदम फिट फॉर देखते हैं, कोई फैट नहीं है, उसके बात करने के तरीके को देखते हैं, उसके चलने की आल ढाल को देखते हैं, और हम कहते हैं कि यार ये तो मुश्किल है, ये तो मैं बन नहीं सकता। और भाई मेरे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है। 17 साल का बच्चा जो आता है उसमें हम सिर्फ इतना देखते हैं, उसकी इंग्लिश कमज़ोर है सिखा देंगे, उसका भागना कमज़ोर है सिखा देंगे, थोड़ा ओवरवेट है नीचे करवा देंगे, कोई और छोटी मोटी दिक्कत इधर उधर स्टेमिना का प्रॉब्लम है बना देंगे। 2 चीज़ जो आर्मी नहीं ला सकती 17 साल के बाद में, वो है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी। तो ये तमाम एसएसबी में जितने भी किस्म की इंटरव्यू ले लो, टेस्ट ले लो, जीटीओ टास्क ले लो, ये वो साइकोलॉजी ले लो, वो सिर्फ आप में 17 साल के बच्चे में खोज रहे हैं क्या ये बच्चा ऑनेस्ट है, क्या ये बच्चे में इंटेग्रिटी है। और उन सब बच्चों के लिए मेरी सिर्फ एक ही एडवाइस है
नो लाइंग, नो फेकिंग, जस्ट बी योरसेल्फ। जो आप हो ना, जो आप हो वही मिट्टी हमको चाहिए। मिट्टी तो मिट्टी है, जमीन पे रहती है, रास्ते में रहती है। वो जो कुम्हार है ना, जो इंस्ट्रक्टर है, जो उस्ताद है, जहाँ आपका टीचर है, वो जब उस मिट्टी पे हाथ लगाता है ना, तो वो मिट्टी किसी बच्चे के खुशी का कारण बन जाती है, खिलौना बन जाती है। वो किसी इंसान की आस्था का कारण बन जाती है, भगवान की मूर्ति बन जाती है। तो हमें सिर्फ स्वच्छ मिट्टी चाहिए, बाकी ढाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, ये कमाल की बातचीत के लिए, इतनी मोटिवेशनल बातें हमारे सभी युवाओं को बताने के लिए। अब मैं विकास जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि गमछा उड़ाकर सर का सम्मान करें। हमारी शान, हमारी पहचान, वो गमछा जिसे हम बड़ी शान से, बड़े गर्व से ओढ़ते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद। मैं नहीं चाहता कि किसी भी फौजी का सर नीचे झुके, इसलिए मैं मूड़े पे खड़े होकर सर को ये पहनाना चाहूंगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!